गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर यूनिट 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेटा लेक्चर फर्स्ट में हमने आपकी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, साथ के साथ हमने उस थ्योरी का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट किया था कि आपकी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की डेवलपमेंट क्यों हुई, कैसे हुई और कब हुई। उसके बाद अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू योर न्यू लेटेस्ट सिलेबस आपका इस यूनिट में से कुछ पोर्शन को हटा दिया गया है, जैसे कि आपका जे थॉमसन मॉडल, जो आपके डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद जो मॉडल आया था वो जे थॉमसन मॉडल था, उसको भी इस यूनिट में से रिमूव कर दिया गया है। और उसके बाद आपका आता है रदरफोर्ड मॉडल, बेटा उसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। साथ के साथ अगर हम बात करें दोनों मॉडल्स की लिमिटेशन, तो वो भी आपकी इस यूनिट में से रिमूव कर दी गई है। और उसके बाद जो आपका आइसोटॉप्स और आइसोबार्स का टॉपिक आता है उसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। क्यों बेटा? क्योंकि आप 9th-10th में ऑलरेडी आपका जो जे थॉमसन मॉडल है या मैं कहूँ अल्फा स्कैटरिंग रदरफोर्ड मॉडल है, उनके बारे में आपने काफी अच्छा पढ़ चुका है। तो अब क्योंकि उसको रिमूव कर दिया गया है इस यूनिट से, तो दोबारा आपको वही मैटर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बात करते हैं कि अब आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो यूनिट है वो स्टार्ट होगी आपकी नील बोर मॉडल से। उससे पहले वाले जितने भी आपके मॉडल्स थे सबको रिमूव कर दिया गया है। तो बेटा बात करें कि नील बोर मॉडल से पहले कुछ आपकी डेवलपमेंट हुई थी, या मैं कहूँ कि नील बोर साइंटिस्ट ने आपका अपना मॉडल क्यों दिया, उसके पीछे कुछ कारण रहे थे। हम आज वही कारण आपके डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट्स बिफोर नील बोर्स मॉडल। बेटा अगर हम बात करें आपके रदरफोर्ड मॉडल की, तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बहुत अच्छा बताया था। उन्होंने क्लियरली एटम्स के बारे में बताया था, एटम का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। साथ ही साथ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन आपको दी थी अपने मॉडल के यूज से। अब बात करते हैं उनकी लिमिटेशन की। तो बेटा सबसे एक छोटी सी गलती उनसे हुई थी, वो ये थी कि उन्होंने आपकी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्टली पोजीशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। बेटा रदरफोर्ड मॉडल के बाद आपके आए नील बोर, जिन्होंने अप्रिशिएट किया रदरफोर्ड के वर्क को। उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा मॉडल दिया है, बट उन्होंने एक चीज़ कही कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल देते टाइम कुछ चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया, या मैं कहूँ उन्होंने ये कहा कि कुछ चीज़ें रदरफोर्ड भाई साहब पढ़ना भूल गए थे अपने मॉडल देते टाइम, इसीलिए उनके मॉडल में ये लिमिटेशन आई। तो अब क्योंकि उनका मॉडल फुली प्रूव नहीं किया गया था, आपका जो रदरफोर्ड मॉडल फुली प्रूव नहीं किया गया था, तो अब जो आपके नील बोर साइंटिस्ट थे उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को ठीक करने के लिए जो चीज़ें रदरफोर्ड से मिस हुई थी उनको पहले पढ़ के देखा और उसके बाद दोबारा से एक नया मॉडल दिया गया। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन से चीज़ें थी जिनको आपके रदरफोर्ड ने पढ़ा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डेवलपमेंट बिफोर नील बोर मॉडल, तो वो आज हम देखेंगे कि आपके नील बोर मॉडल के डेवलपमेंट से पहले कौन कौन सी और बाकी चीज़ों की डेवलपमेंट हुई थी, या और बाकी चीज़ें कौन कौन सी रह गई थी जो कि रदरफोर्ड ने मेंशन नहीं की थी। तो उसमें सबसे पहले जो बेटा हमारा टॉपिक आता है वो आपका आता है, पहली जो डेवलपमेंट थी वो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या हम इन्हें रेडिएशन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम EMW से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इस यूनिट में काफी बार, ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन क्या होती है। अब बेटा बात करें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहती हूँ कि क्योंकि अभी गर्मी आ गई है, तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि जाओ आप बाहर जाके धूप में खड़े हो जाओ, तो आपको क्या लगेगा, क्या फील होगा, आप क्या कहोगे मुझे आगे? आप कहोगे कि मैम मुझे तो गर्मी लग रही है, बाहर मुझे स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं।
तो अगर मैं आपको कहूँ कि चलो ठीक है, आप अंदर जाओ और गैस फ्लेम ऑन करो और वहाँ पे आप क्या बोलते हैं अपने हाथ सेको, तो आप देखोगे कि आप थोड़ी देर अपना हाथ वहां सेक रहे हो और आपको गरम गरम अपने हाथ में फील होने लगेगा, गर्मी सी फील होने लगेगी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बेटा, आपने मूवीज में देखा होगा कि आपकी बॉन फायर्स जलाई जाती है, कैंप जब लगते हैं सर्दियों के टाइम, कैंप में कोई जाता है वेकेशंस अपनी स्पेंड करने, कैंप में जाते हैं, कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहां पे बॉन फायर्स जलाई जाती है। बॉन फायर्स क्यों जलाई जाती है? एक तो कारण है कि आपकी रोशनी हो जाती है उससे। दूसरी चीज ये है कि ठंडियों में आपको क्योंकि बहुत ठंड लग रही होती है, तो उससे जो आपकी बॉन फायर से जो आग निकलती है उसके पास आप जाके आराम से अपने से हाथ सेक सकते हो, अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सन में से ऐसा क्या आ रहा है आपके पास, या सन में से ऐसा क्या निकल रहा है या जो कि आपके पास पहुंच रहा है, आप तक पहुंच रहा है और आपको गर्मी प्रोवाइड कर रहा है। या मैं बात करूं कि आपको अगर फ्लेम में से या गैस फ्लेम में से गर्मी लेनी है, आपको अपने हाथ गर्म करने, हाथ सेकने हैं, तो गर्मी लेने के लिए आपको फ्लेम के अंदर, आग के अंदर कूदने की जरूरत नहीं है। आप बस थोड़े से दूर खड़े हो और आपने हाथ सेको, आप ऑटोमेटिकली गर्म हो जाते हो। तो ऐसा वहां पे क्या हो रहा है, आपकी फायर में से या फ्लेम में से ऐसा क्या निकल रहा है जो कि आप तक गर्मी पहुंचा रहा है। या मैं कहूं कि आपके जो कैंप फायर्स में जो बॉन फायर जलाई जाती है उनमें से ऐसा क्या निकल रहा है जिसके कारण जो आपको गर्मी फील होने लगती है। तो बेटा वो सब चीज है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो भी आपका सन है या फायर है या फिर फ्लेम है, उनमें से कंटिन्यूअसली बेटा आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती रहती है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप तक पहुंच के आपको गर्मी प्रोवाइड करती है। आपको पता है कि सन जो है आपका बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा आपके मैं कहूँ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है, या मैं कहूँ कुछ ईयर्स आपका दूर है, लाइट ईयर्स दूर है, जिसके दूर होने के बजाय भी आपका क्या हो रहा है, आप इतनी दूर हो सन से, अर्थ के अंदर हो, आप अर्थ के अंदर किसी लोकेशन पे खड़े हो और सन तो आपसे बहुत ज्यादा दूर है, फिर भी आपको गर्मी फील हो रही है। क्यों? क्योंकि सन में से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं और ये रेडिएशंस क्या करती है, आप तक सन की गर्मी पहुंचा रही है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नथिंग बट दे आर एनर्जी कैरियर्स। They are energy carriers। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपको अगर आप बाहर धूप में खड़े होते हो, चाहे वो गर्मी का टाइम हो या फिर सर्दी का टाइम हो, थोड़ी देर धूप में खड़े होने के बाद आपको गर्मी लगने लगती है। क्यों गर्मी लगने लगती है? आपकी बॉडी जो है गर्म हो जाती है। क्यों हो जाती है बेटा? क्योंकि आपकी सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है और सन के पास क्या है, हीट है, और हीट आपकी क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करती है, सन से एनर्जी लेके आती है, और एनर्जी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में आपके पास लेके आती है और आपकी बॉडी के पास पहुंचती है। तो जब आपकी बॉडी पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती है तो ये आपकी बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज कर देती है, और बॉडी की एनर्जी इंक्रीज होने से आपकी बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, आपको गर्मी लगने लगती है। तो आपकी क्या है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या रेडिएशन है, ये एनर्जी कैरियर होती है। चाहे आपके कोई भी सोर्स हो जहां से आपको लाइट मिल रही है, उसमें से कंटिन्यूअसली आपकी हमेशा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती रहती है, और वो उस सोर्स से आपके पास क्या ला रही है, कंटिन्यूअसली एनर्जी ला रही है। अब बात करते हैं, आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हम ट्यूबलाइट, आपके जो ट्यूबलाइट है या CFLs जो है, उनके नीचे आप खड़े हो जाते हो या उनसे थोड़े से गैप में आप खड़े हो जाते हो, तो आप कहोगे मैम तब तो मुझे गर्मी नहीं लगती। तो आप कैसे कह सकते हो कि क्या बोलते हैं, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है और आपकी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, क्योंकि वहां आप ट्यूबलाइट के नीचे या CFLs के नीचे खड़े होते हो तो आपको गर्मी तो नहीं लगती। तो बेटा मैं आपको बता दूं
कि जितने भी आपके लाइट सोर्स है सब में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, पर ये जरूरी नहीं है कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपको हमेशा ही हीट प्रोवाइड करे, हमेशा ही गर्मी प्रोवाइड करे। क्यों? क्योंकि आपके जो लाइट सोर्स है जैसे ट्यूबलाइट हो गया या फिर टॉर्च हो गई या फिर सन हो गया या फिर फायर होगी, उनमें अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती है। किसी में एनर्जी ज्यादा, तो क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अलग अलग टाइप की है तो उनमें जो एनर्जी होगी, जिस एनर्जी को वो कैरी कर रहे हैं वो एनर्जी भी डिफरेंट होगी। जो आपके सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपके पास आ रही है उनके पास बहुत ज़्यादा हीट होती है, वो बहुत ज़्यादा हीट कैरी करते हैं। बट अगर हम कंपेयर करें आपकी ट्यूबलाइट या सिर्फ CFL से, तो CFL की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, या मैं कहूँ इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती जिससे कि आपकी बॉडी जो है गर्म हो सके। ठीक है बेटा, तो ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमेशा ही आपको गर्मी दे। जहां पे भी आपको गर्मी लग रही है ये जरूरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही गर्मी दे रही है। कई बार आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हीटिंग कॉज नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपको मान के नहीं चलता है कि जहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ रही है वहां आपका गर्म हो रहा है या पोर्शन आपका उसको हीट मिल रही है। नहीं, वो डिपेंड करेगा कि किस सोर्स से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है। कई ऐसे सोर्स है जिनमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है वो कम होती है, कई ऐसे सोर्स है जिनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है वो ज्यादा एनर्जी की आ रही है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा कि दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की या रेडिएशन की, तो क्या आपने देखा है कि सन से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है और आई और जपा आपके ऊपर ऐसे गिरी? नहीं, क्योंकि आपको दिखती थोड़ी ना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो आ रही है, क्या वो आपको दिखते हैं? या फिर आग में से, फायर में से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही हैं जिससे आपको गर्मी मिल रही है, क्या आपको दिखता है कि फायर में से ऐसे ऐसे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव की तरह चल के आ रही है और आप तक पहुंच रही है? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है या रेडिएशन जो होती है वो इनविजिबल होती है। ठीक है, या फिर मैं कहूं कि कई बार आपकी काफी केसेस में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है विजिबल भी होती है। वो किस केसेस में है वो हम इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर इनविजिबल और मे बी विजिबल इन मेनी केसेस। ठीक है, अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो मोबाइल की फ्लैश लाइट है, तो फ्लैश लाइट जब आप ऑन करते हो या फिर आप किसी अदर टॉर्च को ऑन करते हो तो उसमें से जो आपकी लाइट निकलती है आपको पता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ऐसे उसका जो फोकस होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है। हाँ, हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बोलते हैं, हर लाइट सोर्स जो भी आपका लाइट का सोर्स है उसमें से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे वेव के फॉर्म में मिलती है, इसीलिए हम उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। वेव मतलब लहरें। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल तो करती है बट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। यानी कि अगर हम एक पर्टिकुलर एक्सिस की बात करें, मान लो आपकी इस एक्सिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रैवल करना है तो वो इसी एक्सिस में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। अगर उस एक्सिस में ट्रैवल करना है तो उस एक्सिस में ऐसे स्ट्रेटली ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या मैं शॉर्ट फॉर्म में आपका लिख देती हूं, EMW ट्रैवल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें बेटा, तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो हमेशा जो आपकी लाइट जो होती है, आपकी जो रेडिएशन है वो भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है, तो ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये किस स्पीड से ट्रैवल करती है, आपकी लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करती है। तो हम कह सकते हैं दे ट्रैवल विद
द स्पीड ऑफ लाइट। जैसे आपकी किसी सोर्स से लाइट जितनी स्पीड से आपके पास पहुंचती है, जितनी स्पीड से ट्रैवल करके आपके पास पहुंचती है, सेम स्पीड आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की या रेडिएशन की होती है। तो आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड वो इतना मीटर एरिया कवर कर लेती है। ठीक है, तो सेम आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की भी यही स्पीड है। नेक्स्ट अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें बेटा, तो आपको पता है कि आप जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सन जो है, सन में से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती है जो कि हीट कैरी करती है सन से और आप तक पहुंचाती है। तो आपको पता है कि सन जो है, सन और अर्थ, आपकी सन में से रेडिएशन आ रही है, अर्थ में आ रही है और अर्थ में भी वहां पे जा रही है जिस लोकेशन पे आप खड़े हो। ठीक है, तो आपका क्या है, सन और अर्थ के बीच में क्या कोई एटमॉस्फेयर होता है? नहीं होता। उसके बीच में क्या होती है? वैक्यूम होती है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए कि हम ये कहें कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहीं जाएंगी जहां पे आपका वाटर है या एयर प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, क्योंकि उसको मीडियम चाहिए। नहीं, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो किसी की हेल्प नहीं लेती, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती उनके लिए ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स travels in vacuum also. It does not needs any medium to travel. ठीक है, तो आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है आपकी वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें बेटा, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वेव्स के फॉर्म में चलती है। तो बेटा जब भी ये रेडिएशन वेव्स के फॉर्म में चलती है तो ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेती है। ठीक है, आप अपने अराउंड क्या करेगी, मैग्नेटिक ऐसे ऐसे चल रही है तो इनके अराउंड क्या कर रही है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रही है। साथ ही साथ अपने परपेंडिकुलर ऐसे, यानी कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तरीके से अगर आपकी ट्रैवल कर रही है वेव्स के फॉर्म में, तो वो क्या कर रही है, अपने अराउंड ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। साथ ही साथ अगर अपने ये जो इनका जो परपेंडिकुलर एरिया है, यानी कि अगर ऐसे ट्रैवल कर रही है तो इनका ये जो एरिया है परपेंडिकुलर, वहां पे ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। ठीक है, इसीलिए इनका नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि ये वेव्स जब ट्रैवल करती है, जब प्रोपेगेट करती है, जब एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, तो ये क्या करती है, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। साथ ही साथ अपनी जो लाइन ऑफ प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर लेती है। इसीलिए क्या है, इनमें दोनों फील्ड होती है, इसीलिए इस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दे प्रोपेगेट, या कहें when they propagate they creates magnetic field, MF मतलब magnetic field and electric field around them। ठीक है, जब भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट होती है, ट्रैवल करती है, तो वो अपने अराउंड क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके ऊपर पड़ी
तो आपको करंट लग गया, ठीक है, या फिर आप उसकी तरफ मैग्नेट की तरह खिंच के चले गए, नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली भी अगर आपके सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप पे पड़ती है तो आपको ना ही तो करंट लगता है, ना ही तो आप उसकी तरफ मैग्नेट की तरह खिंचते हो। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट जो करते हैं, ये जब आपकी वेव्स ट्रैवल करती है और ट्रैवल करने से इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होता है, जो जनरेट होता है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट का होता है। और ये क्या करते हैं, इतना ज्यादा अमाउंट का होता है कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल करती रहेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट में जनरेट होते हैं, सेम अमाउंट में है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। इसीलिए जब भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सोर्स से आपके ऊपर आती है, आपके ऊपर पड़ती है, तो आपको ना ही तो मैग्नेट की तरह फील होता है, ना ही आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है क्रिएट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दोनों इक्वल अमाउंट में होती है, इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को वहीं पे कैंसिल आउट करती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें 7th पॉइंट की बेटा, तो अगर आपके मान लो आपके 2 वायर हैं, ठीक है, आपके 2 वायर है, एक ऊपर है और एक नीचे है, और इन दोनों वायर्स के बीच में से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है, तो क्या, क्योंकि आपके 2 इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, तो इन इलेक्ट्रिक वायर्स के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गुजरेगी तो क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। आप अगर नॉर्मली किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को निकालते हो, या फिर आपकी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करती आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेम केस है आपका मैग्नेटिक फील्ड का भी। मान लो आप जो हॉर्सशू शेप मैग्नेट लेते हो इस टाइप का, तो आपको पता है कि इसके बीच में, इस मैग्नेट के बीच में यहाँ पे क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से आपकी कोई वेव ट्रैवल करके ऐसे बाहर आ रही है, तो क्या इसके ऊपर, इस वेव के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, आपका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड का इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो हम कह सकते हैं नो इफेक्ट of magnetic field and electric field on electromagnetic वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चाहे आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से निकाल दो या किसी मैग्नेटिक फील्ड में से निकाल दो, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके बिहेवियर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हुई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।